सुपर टेट बैक टू बैक क्लासेस में हमने इससे पहले के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसी में अपने आगे के टॉपिक को बढ़ाते हैं बाल विकास के अंतर्गत, और इसमें हम देखते हैं सीखने की आवश्यकता की पहचान। इसमें हम आगे बढ़ते हैं, एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। और इसका जो पहला प्रश्न इसमें मैंने लिया है वो इस प्रकार है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सरल रेखीय वक्र। तो सरल रेखीय वक्र क्या है, देखिए इसकी परिभाषा को देखते हैं। सरल रेखीय वक्र को अधिगम की मात्रा एवं अधिगम में लगा समय समान जिसमें होता है वो सरल रेखीय वक्र होता है। फिर उन्नतोदर वक्र। प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र और बाद में धीमी हो जाती है, इसे अवतल वक्र भी कहते हैं। जो उन्नतोदर वक्र होता है इसमें प्रारंभ में सीखने की दर कैसी होती है, तीव्र, और बाद में मंद पड़ जाती है, अवतल वक्र भी कहते हैं। और सरल वक्र है अधिगम की मात्रा एवं अधिगम में लगा समय दोनों बराबर हों, उसे सरल रेखीय वक्र कहते हैं। नतोदर वक्र देखिए, तीसरा जो टाइप का वक्र है वो है नतोदर वक्र। सीखने की दर प्रारंभ में धीमी और बाद में तेज हो जाती है, इसे उत्तल वक्र कहते हैं। इसमें सीखने की जो गति होती है प्रारंभ में कैसी होती है, धीमी, और बाद में तीव्र हो जाती है, इसे उत्तल वक्र भी कहते हैं। नतोदर वक्र को, उन्नतोदर वक्र को अवतल वक्र कहते हैं। और चौथा टाइप जो है वो है मिश्रित वक्र। कभी तेजी कभी धीमी दर से अधिगम होता है, ऐसे अधिगम को कहते हैं मिश्रित वक्र का अधिगम। ठीक, तो ये चार टाइप यहां से कंप्लीट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है अधिगम की प्रक्रिया में उत्पन्न बाधा को पठार काल कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि पठार काल क्या है या पठार किसे कहते हैं, तो अधिगम की प्रक्रिया में उत्पन्न बाधा को पठार कहते हैं। जबकि अधिगम वक्र की खोज व्रियान हॉल्टर ने की थी। किसने की थी? व्रियान हॉल्टर ने अधिगम वक्र की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं और ये पूरा एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। अगला दिया गया है अधिगम वक्र अभ्यास द्वारा उसकी मात्रा, गति व उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। गेट्स के अनुसार कहा गया है कि गेट्स ने अधिगम वक्र के बारे में कहा है कि अधिगम वक्र अभ्यास द्वारा उसकी मात्रा, गति व उन्नति की सीमा ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं, यह कहा है गेट्स के अनुसार। अगला प्रश्न है व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है, यह किसने कहा? गिलफोर्ड ने। यह भी महत्वपूर्ण कथन है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है, किसने कहा? गिलफोर्ड ने। अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है, किसने कहा? गेट्स के अनुसार। यह भी महत्वपूर्ण कथन है। अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है, गेट्स के अनुसार। सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है, एबिंगहॉस ने किया है। सीखने की सामग्री में निरर्थक शब्दों का प्रयोग एबिंगहॉस ने किया है। सीखने के प्रमुख नियम के प्रतिपादक थॉर्नडाइक थे। थॉर्नडाइक मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? यूएसए के मूल रूप से निवासी थे, और इन्होंने सीखने के प्रमुख नियम दिए, जिसमें से मुख्य नियम और गौड़ नियम आते हैं। मुख्य नियम 3, गौड़ नियम कितने? 5 आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें जो प्रश्न दिया है तो थॉर्नडाइक के बारे में ही है। इन्होंने पशु व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया दोनों में योगदान दिया है। किसने? थॉर्नडाइक ने। इन्होंने जो नियम दिए हैं थॉर्नडाइक के नियम है तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ये 3 इनके प्रमुख नियम है। अब उदाहरण में ये किस प्रकार से आते हैं, तो सबसे पहले आता है उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण आदि आगमन विधि के अंतर्गत आते हैं। ये सब अगर आपसे पूछा जाए कि आगमन विधि के सोपान कौन कौन से हैं, तो आगमन विधि में सबसे पहले कौन आएगा? उदाहरण,
निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण आदि आगमन विधि के अंतर्गत आते हैं। ये हो गया अधिगम पठार के कारण। तो इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं उनको देख लेते हैं। अधिगम पठार के जो प्रमुख कारण है, पहला दिया है शारीरिक सीमा, गलत पद्धति, प्रेरणा का अभाव, गलत क्रम, अभ्यास का अभाव, सामग्री का एकांगीपन, त्रुटियों का स्थानांतरण। तो ये इतनी अगर गलतियां लगातार होती रहती हैं या इन पे व्यक्ति कार्य नहीं करता तो ये अधिगम का पठार आगे चल के अर्थात अधिगम की सीखने की रुकावट बनते हैं। आगे बढ़िए, अगला दिया है अधिगम की दार्शनिक आधार पर व्याख्या किस वैज्ञानिक ने की है? किसने की है? फ्रोवेल ने। अधिगम की दार्शनिक आधार पर व्याख्या किस वैज्ञानिक ने की है? फ्रोवेल ने। सीखने में पठार के आने पर हतोत्साहित होना मनोवैज्ञानिक कारण है। सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। ये उस अवधि को बताते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसके अनुसार है? रॉस के अनुसार। महत्वपूर्ण कथन है, स्टार पॉइंट बना लीजिएगा इस कथन पे। आगे बढ़िए, सीखने के पठारों का निराकरण सीखने के बाद किया जा सकता है विश्राम देकर। कब किया जा सकता है? इसे विश्राम देकर। गुथरी को अधिगम का व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक माना जाता है। अधिगम का व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक किससे माना जाता है? गुथरी महोदय को माना जाता है। इन्होंने पुरस्कार का विरोध किया था। आगे बढ़िए, अधिगम अथवा सीखने में स्थानांतरण, इसमें जो दिया गया है वो हम प्रमुख कथन इसके देखते हैं। तो इसमें जो प्रमुख कथन दिए गए हैं इस प्रकार से हैं। फर्स्ट कथन इसमें देखिए, पहला कथन दिया गया है एक समान तत्वों का सिद्धांत। ये अधिगम अथवा सीखने के में स्थानांतरण के प्रमुख सिद्धांत यहाँ पे दिए गए हैं। एक समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, मानसिक प्रभावों का सिद्धांत, दो तत्वों का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, हैरलो का अधिगम सिद्धांत प्रमुख है। अधिगम अक्षमता, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता अधिगम अक्षमता कहलाती है। अब इसके अलग अलग कारण है। अधिगम अक्षमता कौन कौन सी है? पहला अधिगम अक्षमता में आता है अफेजिया और डिस्फेजिया। अगर किसी को पढ़ने की अक्षमता है तो उसे कहते हैं एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। ये कई बार पूछा गया है, पढ़ने की अक्षमता को क्या कहते हैं? एलेक्सिया या डिसलेक्सिया। लिखने की अक्षमता को क्या कहते हैं? अग्रेफिया, ऑप्रेक्सिया, ऑसेम्बोलिया और डिसग्राफिया। डिसग्राफिया और यहाँ पे ये साफ दिखाई नहीं दे रहा, वैसे ये कभी पूछा भी नहीं गया है। डिसग्राफिया वाला सबसे ज़्यादा पूछा गया है, इस पे स्टार पॉइंट बना लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। गणित संबंधी अक्षमता को क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया। ये भी कई बार पूछा गया है, स्टार पॉइंट है। अधिगम का तल रूप सिद्धांत दिया है किसने? लेविन ने। महत्वपूर्ण कथन है, अधिगम का तल रूप सिद्धांत किसने दिया है? लेविन ने। अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी होता है, यह कथन है स्किनर का। महत्वपूर्ण ये भी कथन है। अगला देखिए, कोहलर का प्रयोग सीखने के सूझ सिद्धांत से संबंधित है। किसका प्रयोग? कोहलर का प्रयोग। जबकि स्किनर ने अधिगम में अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। अधिगम के लिए किसका सिद्धांत दिया? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं चार्ल्स जड। अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स जड। अभिप्रेरणा चक्र आवश्यकता। अभिप्रेरणा चक्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे पहले आएगा आवश्यकता, फिर चालन, प्रोत्साहन। जन्मजात प्रेरक नहीं है। कौन? आदत जन्मजात प्रेरक नहीं मानी जाती है। अभिप्रेरणा चक्र कौन से हैं? आवश्यकता, चालन,
प्रोत्साहन, ये इसका क्रम है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। इसके अगले टॉपिक को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। और ये पूरा वीडियो जो आप देख रहे हो, ये वन लाइनर प्रश्नों के तहत मैंने इनका संकलन किया है। जैसे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की अक्षमता, तो वहाँ से जितने वन लाइनर प्रश्न बन सकते थे वो संकलन कर लिया गया है। इसे केवल आपको 2 से 3 बार 4 बार देखना है और देख देख के ही आपको ऐसे याद हो जाएगा। इसके लिए कोई आपको पार्टिकुलर नोट्स नहीं बनाना है। जिनको भी नोट्स चाहिए वो मैंने पहली वीडियो में अपने बताया है कैसे उनको मिलेगा, वो प्रक्रिया फॉलो करिए। और अगर पहली वीडियो नहीं देखा है तो देखिए जाके, और वैसी प्रक्रिया करके ये जितना भी नोट्स है, हस्तलिखित नोट्स, आप फ्री में बिल्कुल मंगा सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।